जी नमस्कार। मैं सविता पांडे। आप सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और नवजागरण प्रकाशन के राजकुमार अनुरागी जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया। मुझसे कहा गया है 2 कहानियों का पाठ करने के लिए। यह मेरी पुस्तक है जो नवजागरण प्रकाशन से ही प्रकाशित है। मैं इससे ही एक कहानी अभी आपको सुना रही हूँ। पहली कहानी है मेरी गुलाबी लड़कियाँ। यह कहानी कन्या भ्रूण हत्या की मानसिकता के विरुद्ध। तो मैं अपनी कहानी का पाठ आरंभ करती हूँ। शीर्षक है गुलाबी लड़कियाँ। नमक का स्वाद हमारी जिंदगी का स्वाद है। यही नमक चटा चटा कर जाने कितनी लड़कियों को जन्मते ही मार दिया गया। बची खुची लड़कियां अपने पैरों के एड़ लगाकर दुनिया भर में उड़ने लगीं। इनके उड़ने से ही रुमानी हुई है यह दुनिया। ये गुलाबी लड़कियां हैं। गुलाबी लड़कियां ऐसे ही उड़ उड़कर दुनिया भर में छा जाती हैं। लोग बाग उनके पर कतर डालते हैं, पर गुलाबी लड़कियां हैं कि मानती ही नहीं, उड़ती ही रहती हैं। रोक लो इन लड़कियों को। बच गईं तो कटे पंखों के रक्ताभ छींटों से भर देंगी यह दुनिया। उड़ती ही रहेंगी ये गुलाबी लड़कियां। उफ। छोटे छोटे पालनों में झूलती, गुलाबी कपड़ों में लिपटी नवजात बच्चियां। डॉक्टरों की लाख मनाही के बावजूद किसी किसी की आंखों में लगे मोटे मोटे काजलों के बीच गुपचुप ताकती लड़कियां। ढीठ लड़कियां। देखो तो कैसे घूर रही हैं सबकी सब एक साथ। लता बुदबुदाई। घूरती रहो सब मिलकर, मैं नहीं डरने वाली। जन्म नहीं दूंगी एक और लड़की। जब से अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई है और लता को पता चला है कि सेक्स फीमेल है, उसके ख्यालों में इसी तरह आती रहती हैं लड़कियां, गुलाबी कपड़ों में लिपटी, उसे डराती सी। लता उन सबका सामना नहीं कर सकती। डरती है, सचमुच डरती है कि इसकी जिद गुस्से के आगे झुकना ना पड़े। डॉक्टर ने सप्ताह भर बाद अबॉर्शन की डेट दी है और वह जो उसके अंदर पल रही है, वह तो जैसे दिन भर में कई कई बार उसे लानतें भेजती रहती है। आने दो नई सुंदर दुनिया में, केतकी का फूल बन खिल जाऊंगी तुम्हारे घर में। मुझे नहीं भाते केतकी के फूल, काट डालूंगी तुम्हारी जड़ें में। लता बोली। मार दोगी तुम मुझे? हाँ हाँ, मुझे नहीं चाहिए एक और लड़की। तुम मुझे नहीं मार सकती, मुंह नोच लूँगी मैं तुम्हारा। बित्ते भर की लड़की और गज भर की जुबान, अभी तो दुनिया भी नहीं देखी और मुंह नोचने की बात करती है। गुस्से से चेहरा कैसा लाल था, मानो अभी खून टपक पड़े। लता को तो अपनी दुनिया में सिर्फ 2 बच्चे चाहिए। 2 बच्चे कितने कम लगते हैं 2 बच्चे।
एक लड़का, एक लड़की, छोटा परिवार, दो बच्चों का परिवार, लेकिन दो लड़कियां, कितनी अधिक होती हैं दो लड़कियां। पूरे घर को भर देती हैं दो लड़कियां। दो लड़कियां पूरे घर भर में फैल जाती हैं। दो लड़कियों की एक साथ उच्चरित आवाज़ असह्य हो जाती है। दो लड़कियां दिन भर उधम मचाती हैं। दो लड़कियां लड़ती हैं, झगड़ती हैं, जिद्दी लड़कियां, नकचढ़ी लड़कियां। दो लड़कियां टेप रिकॉर्डर के संगीत की तेज आवाज़ में दिन भर नाचती हैं। अभी अबॉर्शन में दिन शेष हैं। लता 5 साल की रिम्मी के साथ लेटी है कि वह फिर आ जाती है। वही जो अभी भ्रूण रूप ही है, वही जो हर पल यह रंगीन दुनिया देखने को व्याकुल है, वही जो लता के अंदर पल रही है। आकर शीशे से झांकती है। तुम सो रही हो? मैं भी सोना चाहती हूँ तुम्हारी गोद में रिम्मी की तरह। नहीं, मैं नहीं भर सकती अपने अंक में दो दो लड़कियाँ। दो लड़कियों के भार से मेरी बाहें दुखती हैं। लता नींद में बड़बड़ाई। लेकिन मैं तो बहुत हल्की हूँ, फूल पत्तों सी, रूई के फाहों सी, चिड़ियों के पंख सी। नहीं नहीं, मेरा रोम रोम कांपता है, नस नस फटता है दो लड़कियों के स्पर्श से। छी, कितनी कमज़ोर है तुम्हारी नसें। नोच डालूं तुम्हारे रोम रोम? बोलो ना, नोच दूं तुम्हारे सारे रोम? और वह हंस पड़ी, डरावनी हंसी में हंस पड़ी। लता हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखा, सोती हुई रिम्मी के चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखरी थी। लता देर तक सिर पकड़कर बैठी रही, रिम्मी को निहारती। उसे रिम्मी के बगल में एक और रिम्मी नजर आई, घुटने तक की फ्रॉक में, मुस्कुराती हुई। दो रिम्मियों ने उसके दोनों आँखों को ढक लिया। दो रिम्मियाँ आँखों में किरकिरी सी चुभने लगी। दो रिम्मियाँ आँखों से आंसू बन टपक पड़ी। लता को कमज़ोर करने लगीं, अनुरोध करने लगीं। लता ने जाकर अपना मुंह धोया। दोनों आकृतियाँ आंसुओं के साथ नाली में बह गईं। चेहरे पर छाया शोक संताप भी धुल गया। कमजोरी छंट गई, प्रतिज्ञा दृढ़ हो गई। मैं नहीं जन्म दूंगी एक और लड़की। पर वह एक और लड़की तो जैसे जन्म लेकर ही मानेगी, दुनिया में आकर रहेगी। खुद को जन्म देने के लिए अपनी माँ से क्या क्या जतन नहीं करती, लड़ना, रोना, गुस्साना और कभी कभी तो मान मनोबल भी। पिछले दिन ही जब लता बरामदे में बैठी सब्जियां काट रही थी, वह आकर लता के गले में बाहें डालकर झूल गई। मम्मा, प्यारी मम्मा, देखो कितने रंग लाई हूँ मैं। और उसने अपनी मुट्ठी में भरे ढेर सारे रंग कमरे में बिखेर दिए। चमकीले रंग। उन रंगों में
लता झिलमिला उठी। उन रंगों से सारा माहौल खुशनुमा हो गया। लता खुश हो गई। मम्मा, मुझे आने दो इस घर में, फिर देखना कौन कौन से रंग लाती हूँ। इंद्रधनुष के सारे रंग सब बंद हैं मेरी मुट्ठी में। इंद्रधनुषी रंगों की चाहत लता के अंदर उमड़ पड़ी, हिलोरें लेने लगी। लता उन रंगों में डूबने उतराने लगी। इस डूब से धीरे धीरे उसकी सांसें घुटने लगीं। वह सचमुच डूबने लगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे रंग, लता चिल्लाई, और पलक झपकते ही वह शैतान अपने रंगों के साथ ओझल हो गई, लाल रंग को छोड़कर। लाल रंग में लता को डुबोकर सब्जी काटते हुए लता की अंगुली कट गई थी। उससे लाल रंग टपक रहा था। उफ, यह क्या होता जा रहा है मुझे? हर पल यह लड़की मेरे इर्द गिर्द छाई रहती है। लता बिलबिला उठी। इस क्रंदन में सुबह का सपना छिपा था, जब लता की आंखें एक छोटे बच्चे का सपना बून रही थीं। सपने में एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में नन्हा दीपक लिए खड़ा था। दिया टिमटिमा रहा था। उस दिए की रोशनी से लता का सारा जीवन प्रकाशमान हो रहा था। लता भाव विभोर मंत्रमुग्ध हो उस छोटे लड़के को निहार रही थी। तभी वह लड़की फिर वहां आ गई। उस लड़के को धक्का मारकर गिरा दिया और खुद उसके हाथों का दिया लेकर खड़ी हो गई। धीरे धीरे दीपक मशाल में बदल गया। दिन चढ़ आया था। आंखें खुली तो लता का सारा शरीर आग की गर्मी सा तप रहा था। लता का मन अब कहीं नहीं लगता, हरदम खोई खोई रहती है। बार बार वह नन्हा दुधमुहा चेहरा आँखों में उतर आता, अनुरोध करता, बचा लो ना मुझे। कभी धमकाता, तुम मुझे नहीं मार सकती। लेकिन लता दृढ़ प्रतिज्ञ है, कठोर हो गई है। उसकी ममता सूख गई है। वह लड़की उसके पेट में लगातार लाते मारती है। उसके पैरों में कीलें ठुकी हैं। अबॉर्शन में अभी 2 दिन बाकी हैं। कल सुबह लता को डॉक्टर के पास जाना है। बस 2 दिन की बात है। लेकिन ये 2 दिन जाने कब बीतेंगे। पिछले 5 दिन भी 5 महीनों से बीते, और ये 2 दिन, लंबे लंबे 2 दिन, स्वतंत्र होने के 2 दिन, मुक्ति पाने के 2 दिन। 2 दिन शेष हैं इस लड़की से छुटकारा पाने को। फिर शांति शांति शांति, दैहिक शांति, मानसिक शांति, लड़की के गर्भ से मुक्त होने की सांसारिक शांति। दरवाज़ा खोल दीजिए। इन 2 दिनों में लता का शरीर पहले से भारी होता चला जा रहा है। यह भार मन में, आत्मा में
दिमाग में नस नस में भरता जा रहा है। कितनी भारी हो गई है लड़की गर्भ में। इतना भार सह नहीं पा रही लता। उसके पैर पिंडलियां सब दुखने लगे हैं। सारी धरा का भार उसके अंदर है। तुम मुझे नहीं मार सकती। किसी तरह डॉक्टर तक पहुंची। 7वें दिन से एक दिन पहले ही किसी तरह अस्पताल पहुंच सकी भर कि वहीं रिसेप्शन के सामने धम से धरती पर बैठ गई, पसीने से तर-बतर। चला नहीं जा रहा उससे। धरती के एक एक सागर की हलचल उसे अंदर मरोड़ रही है। दर्द बढ़ता जा रहा है। अचानक एक तेज दर्द उभरा, तेज दर्द उठा। समस्त जगत में शून्यता छा गई। आँखों के आगे अंधेरा छा गया। तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम मुझे नहीं मार सकती कि कई कई कर्णभेदी प्रतिध्वनियाँ एक साथ गूंज उठी। इस त्वरित गूंज के साथ ही उसे कुछ चीरता सा उसके शरीर के बाहर आ गया। मिसकैरेज, गर्भपात। लता को होश आया तो वह हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी थी, हल्की होकर। डॉक्टर ने कहा कि अधिक तनावग्रस्तता के कारण उसका गर्भपात हो गया। लता हॉस्पिटल के ही कपड़े पहने थी। उसने देखा उसके कपड़े कमरे के एक कोने में पड़े हैं। इन्हीं कपड़ों में उसका गर्भपात हुआ। पसीने में, खून में लथपथ कपड़े, गंदे कपड़े, छी, घिनौने कपड़े। लेकिन उसने देखा उन कपड़ों में से कोई झांक रहा था। उसकी ओर आंखें तरेरता, उसे चिढ़ाता, जीभ दिखाता। कहा था ना तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं तो खुद ही बाहर आ गई। कहती हुई वह फिर से आकर लता से चिपक गई। उसकी बाहों में नहीं, गोद में नहीं, शरीर के उस हिस्से में जहाँ एक नन्हा सा दिल धड़कता है, बाईं तरफ। धन्यवाद। दूसरी कहानी भी इसी संग्रह से है। आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं उन सबका फिर से एक बार हार्दिक धन्यवाद। दूसरी कहानी का शीर्षक है सुनो कोई है। इस किताब में प्रकाशित होने से पहले यह कहानी हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कथादेश में कहानी का शीर्षक है सुनो कोई है। रिजॉर्ट के एक कोने में पड़ा 2 जोड़ी चप्पलों का जोड़ा। खिड़की की जेलनुमा सलाखों से झांकता एक छोटा सा जंगल। दूसरी तरफ दूर दूर तक पसरा हरा भरा मैदान। सामने एक छोटी सी पहाड़ी जो क्षितिज को ढक रही थी। इन सब को निहारते तकते 2 अलसाए तन मन। दोनों ने एक दूसरे को थामा और उस पहाड़ी की ओर बढ़ चले। ऊपर पहुँचते ही उन्हें सुदूर वीराने में धरती और आकाश का मिलना दिख जाएगा, क्षितिज दिख जाएगा। जानते हैं, एक दूजे को थामे, सहारा देते
और लड़खड़ाते दोनों ने पहाड़ी पर पहुंचकर देखा और पाया कि कितना कुछ पीछे छोड़ आए थे। समय के चौखटे फ्रेम में यह दृश्य बर्फ की तरह जमा है। मनोरमा, देखिए, इस वीराने में कोई और नहीं। नहीं तिवारी जी, ये देखिए, हमारी साझी जिंदगियों जितने उम्र दराज पेड़, दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते चींटियों की मानींद सरकते लोग, और जो कुछ नहीं दिख रहा वह सदियों से हमारे भीतर पैठ जमाए बैठा है। सुबह की चाय के साथ तिवारी जी अखबार के हिज्जे चबा से रहे थे। 3 साल के नन्हे पोते के मुंह पर दूध लगा था और वह दौड़ दौड़ कर कमरे के टुकड़े टुकड़े को जोड़ रहा था। हाथों में दूध भात का कटोरा लिए मनोरमा बच्चे के पीछे पीछे किसी डोरी सी खींची खींची चल रही थी। तिवारी जी कभी अखबार पढ़ते तो कभी यह खेल देखते मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जीवन भर की तृप्ति जैसे उनके चेहरे पर सुबह की ताजगी बनकर पसरी थी। सहसा ही तिवारी जी को लगा जैसे हाथों में दूध भात का कटोरा लिए मनोरमा बरसों से यूं ही आहिस्ते आहिस्ते दौड़ी चली आ रही हूँ, लगातार, बिना रुके, बिना थके, यंत्रवत, भाव शून्य। अगर कभी अंधियारे में मनोरमा ठहाके लगाकर हंसने लगे तो क्या तिवारी जी उन्हें पहचान लेंगे? शायद नहीं, क्योंकि तिवारी जी ने मनोरमा को कभी जोर जोर से हंसता तो क्या, ऊंची आवाज में बोलता तक नहीं सुना। क्यों है मनोरमा ऐसी? क्या कभी चीखने चिल्लाने या गुस्साने का भाव ही नहीं आता इनके अंदर? अरे, उनके सामने नहीं, कम से कम बच्चों के सामने ही खुल जाया करें। क्या उनकी अनुपस्थिति में भी मनोरमा ऐसे ही रहती हैं, ढुलमुल, सुस्त, धीरे धीरे एक एक काम को अंजाम देती? तिवारी जी के मन में आया कि एक बार कसकर मनोरमा को झकझोर दें, उन्हें उकसाएं, पूरी शक्ति से चीखने, चिल्लाने, हंसने और रोने को मजबूर कर दें। तभी एक विचार उनके मन में कौंधा, कल से मनोरमा को भी अपने साथ पार्क में घुमाने ले जाया करेंगे। साथ साथ तेज तेज कदमों से चलेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर जोर जोर से झूठ मूठ के ठहाके लगाएंगे। तब तो मनोरमा को खुलकर हंसना ही पड़ेगा, झूठ मूठ ही सही। कैसी लगेंगी मनोरमा? सिर पर साड़ी का पल्लू डाले और पैरों में स्पोर्ट्स शूज़ पहने। सोचकर तिवारी जी को गुदगुदी सी हो आई। संयत हुए तो देखा मनोरमा कमरे से जा चुकी थी। चली गई और उन्हें पता भी नहीं चला। क्या मनोरमा ऐसे ही एक दिन चुपचाप उनकी जिंदगी से चली जाएंगी और तिवारी जी को पता भी नहीं चलेगा? यह सोचते ही उनके अंदर एक टीस सी उठी। तिवारी जी ने पास रखा पानी का बोतल उठाया और एक सांस में ही पी गए।
जब से हार्ट अटैक आया है, पानी का एक बोतल हमेशा उनके साथ ही रहता है। यह अटैक उन्हें तब आया था जब मंजू ने बिना बताए गैर बिरादरी के लड़के से शादी कर ली थी। गैर बिरादरी के लड़के से ब्याह कर लेने ने तिवारी जी को तोड़ सा दिया। कैसे कैसे सपने संजोए थे बेटी के ब्याह को, और बेटी ने जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि माँ बाप पर क्या बीतेगी। लेकिन मनोरमा, वह तो तभी ऐसी ही थी। आंचल के कोर से आंसू पोंछती रहीं और राम नामी जपती रहीं। एक मन ने कहा, मनोरमा से पूछें कि बेटी का कोई फ़ोन आया था क्या। लेकिन दूसरे मन ने कहा, अरे काहे की बेटी। और तिवारी जी का मन कसैला हुआ है। मनोरमा का मन भी बेटी को याद करके ऐसे ही कड़वा हो जाया करता होगा। तिवारी जी के मन में आया, मनोरमा के साथ किसी नितांत में जाकर दहाड़े मार मार कर रो लें, जहाँ कोई ना हो, बस एक तिवारी जी और एक मनोरमा, और दूर दूर तक पसरा एक वीराना, जहाँ दोनों बस एक दूसरे को सुन सकें। सारे दिन मनोरमा की सोच ने तिवारी जी को उलझाए रखा। आज इतने बरसों बाद मनोरमा ने तिवारी जी के अंदर जैसे पहली बार दस्तक दी हो। जोड़ों के दर्द से परेशान मनोरमा जैसे तिवारी जी के कानों में हौले से कह रही हों, हमारा दौड़ने का बहुत मन हो रहा है, हमारे ऑफिस से टूर जा रहा है, आप भी चलेंगी क्या। दूसरी अलसुबह तिवारी जी ने मनोरमा से तनिक ऊंची आवाज़ में पूछा, ताकि सब सुन लें। सुनकर मनोरमा के मन में जैसे हलचल सी मच गई। जाने कितने बरसों से मनोरमा तिवारी जी के साथ अकेले कहीं गई ही नहीं। एक पल को लगा जैसे तिवारी जी कोई अजनबी हों। बहू बेटे क्या सोचेंगे। लेकिन मन के मीत ने पहली बार इस अपनापे से कुछ कहा था। कैसे टाले मनोरमा, उन्हें तो ऐसी घबराहट हो रही है कि कहाँ जाना है यह भी पूछे नहीं बनता। मनोरमा को लगा जैसे अभी रो पड़ेंगी। कब जाना है, मनोरमा ने पूछा, और बगैर जवाब सुने ही दूसरे कमरे में चली गईं। अंदर जाकर आंचल के कोरों से आंसू पोंछे ऐसी अनमनी बैठी रहीं जैसे कुछ बीत गया हो। पहले सास ससुर और अब बहू बेटे की लाज। मनोरमा को कभी अवसर ही नहीं लगा कि 2 घड़ी बैठकर तिवारी जी से अकेले में कुछ बतिया लें। कुछ नहीं तो घर गृहस्थी को लेकर ही कुछ सलाह मशविरा कर लें। आटे चीनी तेल का ही भाव पूछ लें। और अब इस तरह एक लंबे सफ़र पर अकेले जाना। मनोरमा को लगा जैसे यह सफ़र उनके अब तक के दाम्पत्य के सफ़र से भी लंबा हो, जिन्हें उन्हें तय करना हो। हनीमून पर जा रही हैं क्या अम्मा जी, बहू ने पूछा तो मनोरमा के शरीर में जैसे सनसनी सी दौड़ गई। कपड़े समेटते हाथ रुक गए।
दुल्हन, ऐसे ही बात करते हैं क्या बड़े बुजुर्गों से? मनोरमा ने बनावटी क्रोध से कहा। हृदय के एक आघात ने तिवारी जी की जिंदगी को जैसे हिसाब किताब का कागजी पुलिंदा बना दिया हो। जीवन की कितनी सुबहें और कितनी शामें यूं ही जाया की। शेयर मार्केट में कब कब कितने कितने रुपए पैसे कमाए और कितने गंवाए। कितने दिनों से पूजा पाठ नहीं किया और धूप बत्ती नहीं जलाई। पिछले हफ्ते फिर से सड़े गले टमाटर खरीद लाए। आज प्राणायाम नहीं किया। कब कब किस किस को खुश किया, कितनों से नाराज हुए। और मनोरमा, यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का कन्फेशन है। मनोरमा जो कहेंगी वे सब सुनेंगे। अपने मन की सारी बातें उन्हें बताएंगे। हंसने का मन हो तो हंसेंगे, रोना आए तो मनोरमा के सामने भी रो लेंगे। बात बेबात उमड़ आते उनके आंसू पोंछेंगे। अपने किए अनकिए की जिस किसी बात से मनोरमा को ठेस पहुंची हो उसकी माफ़ी मांगेंगे। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत गर्मी है, माथे पर से आंचल हटा लीजिए, हम ही दोनों तो हैं यहाँ। मनोरमा ने अनसुना कर दिया तो तिवारी जी ने खुद ही उनके माथे से साड़ी घिसका दी। मनोरमा के सिर पर सफ़ेद बाल देख तिवारी जी को लगा जैसे अकल्पनीय सा कुछ देख लिया हो। तो क्या मनोरमा उम्र दर उम्र तिवारी जी का साथ निभाती रहीं? उनके साथ साथ ही बुढ़ाती रहीं? तिवारी जी के मन में जैसे मनोरमा के लिए अनुराग उमड़ आया। मनोरमा, तिवारी जी जैसे अपने आप में बड़बड़ाए। तिवारी जी के मन में हजारों बरसों से समाया हुआ यह नाम जैसे आवाज़ बनकर निकला हो। कितना कठिन लग रहा था उन्हें यह एक नाम पुकारना। मनोरमा, मनोरमा, मनोरमा। तिवारी जी ने मन ही मन कई कई बार दोहराया। मनोरमा। इस बार उनकी बड़बड़ाहट एक स्पष्ट आवाज़ बनकर निकली थी, एक मुकम्मल आवाज़, एक नाम जिसे वे पिछले कई दिनों से सोचते विचारते रहे थे। कौन कहेगा कि मनोरमा के बाल उनकी जिंदगी के अनुभवों की बानगी हैं। आज के जैसा एहसास तो उन्हें कभी हुआ ही नहीं। चलो, मनोरमा तो हमेशा से ऐसी ही हैं, शांत और स्थिर। लेकिन तिवारी जी, यह क्या था? बरसों हो गए थे मनोरमा को अपना नाम सुने। अपना ही नाम कैसा पराया लग रहा था। और यह हो क्या गया है तिवारी जी को आज अचानक? मनोरमा थोड़ी घबरा सी उठी। लगा जैसे कई दिनों से भूखी हों और अचानक ही उनके पेट में मरोड़ होने लगी हो। मनोरमा, आप चाय लेंगी? तिवारी जी ने पूछा। कितनी सख्त ज़रूरत थी मनोरमा को इस वक्त चाय की। चाय वाले ने अचानक ही उपज आई असहज स्थिति से उबार लिया था। इस वक्त यह चाय वाला दोनों को जोड़ने वाली किसी
तीसरी कड़ी सा प्रकट हो गया था। तिवारी जी ने महसूस किया कि यह चाय वाला किसी न किसी रूप में हमेशा ही उन दोनों के बीच उपस्थित रहा है, कभी माँ, कभी बेटा बेटी, तो कभी पोता बनकर। हर सहज सामान्य स्थिति में यह तीसरी कड़ी हमेशा ही दोनों के बीच मौजूद रही। रात के वीराने में कभी अकेले भी हुए तो किसी भी तरह की आवाज़ को रोके रखने की भरसक कोशिश करते रहे। जरा फ़ोन कर पूछिए छोटन घर आया कि नहीं। यह मनोरमा थी। तिवारी जी के मन में आया अपने और मनोरमा के बीच पैठ जमाए हर तीसरे को उखाड़ फेंकें। उन्होंने मनोरमा को अनसुना कर दिया और चाय वाले पर बेबात ही झल्ला उठे। यह क्या होता जा रहा है तिवारी जी को? मनोरमा की आंखों में चिंता घिर आई। दोनों हाथों से चाय का छोटा सा गिलास थामे मनोरमा जैसे हर इस तीसरी कड़ी की चिंता को घूंट घूंट कर निकलती जा रही थी। मनोरमा, इस तरह दोनों हाथों से चाय का गिलास पकड़ना आपने कब से शुरू किया? मनोरमा, यह राम नामी जपना आपने कब से शुरू किया? मनोरमा, यह सीधे पल्लू की साड़ी आपने कब से बांधनी शुरू की? तिवारी जी लगातार पूछते जा रहे थे और कब 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 से गुजरती मनोरमा गुम सी होती जा रही थी। दिन ब दिन व्यस्त होती जाती मनोरमा ने सोने जागने और बोलने बतियाने का समय चुरा लिया था। सुबह उठते ही भजन सुनने की आदत को बच्चों की नींद में घोल दिया। बेटे के ब्याह में पहली बार पहनी गई लगन की साड़ी के सीधे आंचल ने सास बन जाने की मर्यादा इसी अंदाज में तलाश ली कि दिन ब दिन बुढ़ाते जाने की नियति ने आँखों के काजल में ही सारी शर्मो हया भर दी हो, जैसे कि राम नामी तो दरअसल एक छलावा भर है कि एक दिन अचानक ही कलाइयों के जोड़ों में ऐसा दर्द उभरा कि चाय के कप को दोनों हाथों से पकड़ना पड़ा। मनोरमा, आपने सिलाई बुनाई कढ़ाई कब छोड़ दी? मनोरमा 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 रटते तिवारी जी के इस सवाल का जवाब मनोरमा के चश्मे के मोटे मोटे कांचों में से झांक रहा था। तिवारी जी की बाल सुलभता पर मनोरमा के भीतर जैसे वात्सल्य उमड़ आया। मन में आया कि किसी छोटे बच्चे के जैसे तिवारी जी के सिर को अपनी गोद में रखकर उनके बालों को हौले से सहला दें। हार्ट अटैक के बाद से ही तिवारी जी कैसे बदल से गए हैं। पाप पुण्य, जीवन मृत्यु, भजन और प्रायश्चित, कैसे कैसे सवाल, बात बेबात रूठना, बार बार का गुस्सा और खींच, और इन सब के बीच फूट फूट पड़ते हंसी के हिचकोले। तिवारी जी बच्चे बनते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मनोरमा जाने कितने बरसों से बस एक माँ बनकर रह गई हैं। मनोरमा के स्वायत्त बढ़ते हाथ
अचानक रुक गए। आसपास बैठे लोग क्या सोचेंगे? क्या मनोरमा कुछ कहना चाह रही थी? अचानक से बदलती मनोरमा की भाव भंगिमाओं को तिवारी जी ने देखा, फिर आसपास के लोगों को। उफ! ये आसपास कदम दर कदम दूर दूर तक पसरे लोग। तिवारी जी को कोफ्त हो आई। मौत का एक झटका भर हमें जिंदगी में वापस धकेल देता है। हम दोनों हाथों में भर भर कर जीवन का फिर से स्वागत करते हैं और मरने से पहले क्या क्या करना है जोड़ते जोड़ते हमारी उंगलियों के पोर पिराते रहते हैं। इन्हीं दुखती पिराती हुई उंगलियों का दर्द हमारे हृदय का टीस बन जाता है। मनोरमा तिवारी जी के अंदर उठती ऐसी ही एक टीस है। फिर बेटा, फिर घर बार, जमीन जायदाद, फिर उनकी छाती पर अचानक ही उठ गए फफोले, जिन्हें बारी बारी से हौले हौले से सहला सहला कर उन्हें शांत करना है। चंद दिनों में मनोरमा ने रिजॉर्ट के कमरे को भी घर जैसा ही बना लिया है। बेड के कोने में बिखरा कपड़ों का जखीरा और दरवाजे के पास पड़े जूते चप्पल। तिवारी जी के मन में चल रहे उथल पुथल और बेचैनी से निर्विज्ञ मनोरमा सो रही थी। दिन भर इधर उधर घूमने की थकान ने उन्हें सुस्त कर दिया था। वास्तव में तो तिवारी जी की उपस्थिति ही मनोरमा की नींद है। एक अच्छी मीठी नींद जो कई मर्जों का भुलावा होती है। लगातार चलते रहने से उपज आए जोड़ों के दर्द की भी। गृहस्थी, नौकरी चाकरी, हारी बीमारी, एक तयशुदा जीवनचर्या के बीच से गृहस्थी, नौकरी चाकरी, हारी बीमारी, एक तयशुदा जीवनचर्या के बीच से तिवारी जी यह समय उधार लाए थे। मनोरमा सब जानती हैं, सब। यह भी कि असल में तो यह सफ़र जिंदगी की दुश्वारियों का एक छोटा सा भुलावा भर है, ठीक उनकी नींद की तरह जो घंटे भर में दिन भर की थकान को मिटा देता है। तभी तो मनोरमा अपनी सारी दवाइयाँ उठा लाई हैं, कैल्शियम, विटामिन, जोड़ों के दर्द की और नींद की भी। मनोरमा, रिश्ते नाते और समाज हमारे पहरुए होते हैं। हमारी कौतुक नज़रों पर पैठ जमाए हमें चारों ओर से घेरे खड़े पहरेदारों से, नियति की तरह अवश्यम भावी से। नहीं तिवारी जी, जीवन में एक पल ऐसा भी आता है जब रिश्ते नाते और समाज हार जाते हैं और एकाकीपन जीत जाता है। मनोरमा ने उनिंदी आवाज में कहा। इस वीराने की तलाश जाने कब से थी मुझे, तिवारी जी ने कहा। तिवारी जी, असल में तो वीराने की भी एक आवाज़ होती है जो बरसों से कोलाहल अभिशप्त हमारे मन को चीख चीख कर डरा जाती है, मनोरमा ने कहा। पहाड़ी चिड़ियों का एक झुंड चित्कार सा करता गुजर गया। मनोरमा उठकर बैठ गई। तिवारी जी और मनोरमा ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े।
कहाँ तो तिवारी जी मनोरमा को जिंदगी का खिलंदड़ापन सिखाने आए थे और कहाँ खुद ही उनके रंग ढंग में ढलने लगे। मनोरमा की चुप्पी उन्हें भली लग रही थी। जीवन भर की बातों का जखीरा उठा लाए थे मनोरमा संग बांटने को, और कहाँ तो घंटों बैठे सूरज, पहाड़ी, नदी और चिड़ियों में उलझने लगे। उन्हें मनोरमा से रश्क हो आया। जिस शांति, आनंद और जीवनानुभव से तिवारी जी अब गुजर रहे थे, मनोरमा ने उसे ताउम्र जिया था। सच में जिया था क्या पता ना जिया हो, सुखी ना रही हो। तिवारी जी उलझ गए। इस उलझन से उन्हें खींच हो आई। मन वापस दोनों के बीच की नकार दी गई तीसरी कड़ी, घर, दफ्तर, बहू बेटे, साग भाजी, पोते और सदियों से घर के अंदर आहिस्ते आहिस्ते दौड़ती मनोरमा की ओर जाने लगा। कब कब, क्या क्या, कहाँ कहाँ से हलकान कल ही लौट जाएंगे। मान लिया कि ऐसी ही है मनोरमा, ऐसी ही रहेंगी। आसमान का सिंदूरी कुमकुम बिखर गया था। बलुई पहाड़ी के एक ढलान पर बैठे तिवारी जी और मनोरमा काली परछाइयां भर रह गए थे। लगातार घिरती जा रही रात में घुल-मिल जाने को आतुर से रिश्ते, नाते, पास पड़ोस, सहयात्री, बेरे, अनजाने अनचाहे चेहरों को चकमा देते। गहराती कालीमा में घुलते मिटते दो तन मन। इसी एक पल की चाहना तो खींच लाई थी तिवारी जी को यहाँ। मनोरमा, हमारा दाम्पत्य घुलता जाता यह एक पल है। नहीं तिवारी जी, हमारा दाम्पत्य घुलते जाते इस एक पल में जिया गया प्रेम है। मनोरमा, आपके साथ बिताई गई और जी गई संतुष्टि की चाहना जैसे जन्म जन्मांतरों तक फैलती जा रही है। तिवारी जी, तृप्ति का मतलब है अब और नहीं। मनोरमा, मैं आज की रात को अपने स्मृति कोशों में समेटकर और स्नायु तंत्रों में भर भर कर महसूसना चाहता हूँ। आश्वस्ति की एक गहरी नींद में सो जाना चाहता हूँ। तिवारी जी, मैं आज की रात को जीना चाहती हूँ। सारी रात जागकर कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि इन पहाड़ियों में आपका नाम तेज आवाज में बार बार पुकारना चाहती हूँ। इतनी जोर जोर से कि पहाड़ियों से टकरा टकरा कर प्रतिध्वनियाँ लौट लौट कर गूंजती रहें। आज मनोरमा बोलती रहीं और तिवारी जी सुनते रहे। नींद से उनकी पलकें बोझिल हुई जा रही थीं। पहले मनोरमा, फिर उनकी आवाज़ धीरे धीरे रात बन गई। मनोरमा के कंधे पर सिर टिकाए तिवारी जी जाने कब सो गए, इस बात से अनभिज्ञ कि पहाड़ियाँ तीसरी कड़ियों से दोनों को जोड़ती रहीं जिन्हें वे नकार रहे थे। धन्यवाद। इस कहानी का शीर्षक है लेते आना फूल। कितने बरस बीत गए तुम्हें देखे, बाबूजी अब भी ओसारे में सोते हैं
कि रात बिरात जाने कब वापस आ जाओगे भैया। माओ के अंतस की पृथ्वी अचानक ही भुरभुराने लगती और आँखों से नमक बन झरती। हम बहनें एक एक नमकीन डलियाँ बटोर लेती और कच्ची रोटियों में गूँथ देती, दाल की हांडी में सिझा देती। बाबा वो रोटियां नहीं खाते, दालों की कटोरी उलट देते, फिर हाथों की अंगुलियों पर ज्योतिषीय गणनाएं करते, ओसारे में खटिया डालकर सोते। हजारों माएँ अपनी छोटी छोटी धरतियों को भर भराकर ढह जाने से रोकती रहती, अपने पेटों पर हाथ रखकर सोती। तब भारत की 75% जनसंख्या कृषि आधारित थी, ऐसा हम किताबों में पढ़ते थे। उन दिनों हमारा छोटा सा आंगन धान या गेहूं के बड़े बड़े बोरों से भरा रहता। चने, राई, मटर या दालों की छोटी छोटी गट्ठरें भी होती। कई मौसमी फल और सब्जियां हमारे खेतों में उगाई जाती। बिना किसी रोक टोक के हम मटर की फलियां खाते, गन्ने चूसते, खेतों से आलू कोड़ते, पीली सरसों से लहलहाते खेतों की मेड़ों पर चिड़ियों की तरह हाथों का पंख बना दौड़ते उड़ते। सुबह माँ जल्दी उठकर चौके का सारा काम खत्म कर अनाजों को फटकने बैठ जाती। बांस से बने सुनहले सूप में अन्न फटकती माँ किसी यंत्र चालित मूर्ति सी लगती, सुंदर सुंदर मूर्ति। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदिया और उसके ऊपर लाल, नीली या हरी साड़ी का नन्हा सा घूंघट। सदियों से धान गेहूं फटकती पीढ़े पर उकड़ू बैठी माँ। मैंने खुद देखा था अन्न के दानों को चांद सितारे और रोशनी बनकर झरते। अचंभित सी मैं माँ के बगल में अपनी छोटी सी सूपली लेकर बैठ जाती। आश्चर्य, कुछ दाने मेरे छोटे से सूप से भी ग्रह नक्षत्र बन झरते। माँ के बड़े सूप की अनुकृति मेरा छोटा सा सूप जो लाल रंग का था और जिस पर हरे रंग का एक तोता बना था। रस भरी लीचियों की डाली पर बैठा हरा तोता। हरे तोते वाला यह खिलौना जो मुझे बहुत प्रिय था और जिससे मैं धान गेहूं से लेकर मिट्टी बालू तक फटकती, मेरे लिए भैया लाया था मेरे से। चीनी मिट्टी से बनी नन्ही लाल चिड़िया जिसकी आँखों की जगह सितारे चिपके थे और कांच की सतरंगी चूड़ियाँ भी लाया था। भैया मुझसे पूरे 10 साल बड़ा, गोरा चिट्टा और लंबा तगड़ा। बुरी नज़रों से बचाने के लिए माँ ने उसके गले में मंत्र सिद्ध की हुई ताबीज काले धागे में पहना रखी थी। भैया जिसके पीछे पीछे मैं सारा गांव घूमती, आंधी में झड़ गए आम बीनती और काली माँ के मंदिर के बाहर बने तालाब में डुबकियाँ लगाती, सभी मेरे भैया को खूब मेहनती कहते हैं। बिल्कुल बाबा की डील डॉल और गठन वाला भैया बाबा के साथ खेतों में कड़ी मेहनत करता। तभी तो खेतों के साथ साथ माँ बाबा के चेहरे भी लहलहाते रहते। लेकिन भैया जिसे देखकर लहलहा उठता वह मानू थी।
पिछले फागुन में ही रिश्ता तय हुआ था भैया का। दोनों काली माँ के मंदिर के पीछे मिलते, तब दोनों के चेहरों पर हजारों बसंत खिले होते, लाल पीले गुलमोहर अमलतास के फूलों के साथ। दोनों ने मंदिर के बाहर पेड़ पर पत्थर भी बांधे थे। मानू का गांव हमारे गांव से 5 कोस दूर था। हमारी छत से उसका गांव दिखता था। बस्ती नुमा छोटा सा गांव। हमारे घर की छत गांव में सबसे ऊंची थी। भैया और उसके दोस्त हमारी छत से पतंगे उड़ाते। पतंगें बहुत ऊपर तक जाती। हजारों दोस्तों की लाखों पतंगें, सपनों की उड़ानें भरती पतंगें, और इन पतंगों को दूर बहुत दूर ले जाते काले सफ़ेद धागे। काले धागे बहुत ऊंचाई तक कुछ कुछ दिखाई देते, लेकिन सफ़ेद धागे। हमारी छत ऊंची थी, लेकिन उससे भी ऊंची होती थीं पुआल की गट्ठरें। भैया जैसे हजारों भाइयों की मेहनत से उपजी गट्ठरें। फिर एक दिन, उस दिन हजारों दोस्त अपनी लाखों पतंगों के साथ खेतों में रखी धान गेहूं की गट्ठरों पर चढ़ गए। उनकी पतंगें आसमान छू रही थीं। रंगीन पतंगें काले सफ़ेद बादलों से होड़ लगा रही थीं। सब इतने ऊंचे थे कि कई कई मानुओं के गांवों के पार भी देख सकते थे। उस पार कई खेतों, तालाबों, काली मंदिरों, आम के बागीचों के पार, जहां हमारी छत से और पुआल की गट्ठरों से भी कई गुना ऊंची कई कई इमारतें हैं, और जिनकी रोशनी भैया और हजार दोस्तों की आंखों में अचानक कौंधी थी। सबकी आंखों में चमकी बिजली झक सफ़ेद दूधिया रोशनी थी, जिसमें मॉल और मेट्रो, हाईवे और होटल, चमचमाती गाड़ियाँ, सरपीली सड़कें और ऊंची इमारतें, और इन सब पर चढ़ाई करती भागती भीड़ थी। भैया और हजारों दोस्तों की पतंगें भी सारी की सारी कट गईं, लूट ली गईं, बिजली के तारों और खंभों पर झूल गईं। अब वे पतंगे नहीं उड़ाते। लड़कों की आंखों में अजीब सी चमक देख कई कई बाबा एक साथ डर गए। शहर की ओर भागते लड़कों को रोकने के लिए उन्होंने लाठियां पटकीं, लेकिन लाठियां चटक गईं। वे गला फाड़ कर चिल्लाए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। माँओं ने बेटों के लिए सत्तू, चूड़े और गुड़ की पोटलियां बांधी। सबसे छिपाकर बचे बचाए जमा किए रुपए भी उन पोटलियों में बांध दिए। भैया और हजार दोस्त रोशनी की दिशा में बढ़ गए। हजारों लड़कों के 1000 दोस्त उस महानगर में पहले से ही रहते थे। भैया और उसके गंवई दोस्त उन 1000 शहरी दोस्तों में बंट गए। झुग्गियों, झोपड़ियों, टीन टप्परों, बरसातियों, खोलियों में रहने लगे। बिना किसी डिप्लोमा या डिग्री के हाईटेक सिटी के रेस्तराओं, क्लबों, पबों, मॉलों और मेट्रो में बंट गए। वे स्वीपर बन गए, गार्ड बन गए, जूठे बर्तन धोने लगे। दिन भर थक कर रात गए माँओं की बांधी पोटलियां खोलते तो गांव, गट्ठर, अमराई, मेड़े, खेत, खलिहान सब खुल जाते। अगले दिन रिक्शों में दुगनी सवारियां ढोते, फिर सोचते, हम वापस लौट सकें, इतने पैसे कब होंगे हमारे पास।
फिर सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोनों के बटन थरथराते हाथों से दबाते और कहते, हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मैनेजर हो गए हैं। सुबह रोज़ थोड़ा थोड़ा गांव लेकर बाहर निकलते और उसे महानगर में खोआते। वे मॉलों के फर्श को गांव की नदी सा चमकाते। बर्तन धोने की हरी टिकिया में धान गेहूं की बालियां तलाशते। टीन के गुल्लक में पैसे डालते, फिर उसकी खनक सुनने की कोशिश करते। टन की एक मंद आवाज़ पर आती। भूखे पेट रात रात भर जागते, डबल शिफ्ट खटते, ईंट गारा ढोने का अतिरिक्त काम करते, स्मगलिंग करते, छोटी मोटी चोरियां करते, कबाड़ बेचते, फिर कहते हमारा प्रमोशन हो गया है। साल दर साल झूठे प्रमोशन का स्वांग रचते भाइयों के हाथ टीन के गुल्लक में पैसे जमा करते करते थक गए। तरह तरह के काम किए, पर कई बरसों में भी नहीं भर पाए एक छोटा सा गुल्लक। कैसे वापस चले जाएं गांव? आज भैया को शहर गए 5 साल बीत गए। मैं और मेरी 1000 सहेलियां 5 साल और बड़ी हो गई हैं। हमारे सपनों में कोई खेतिहर नहीं, सूट बूट पहने शहजादा आता है, जो हमें गाँवों के नीम अंधेरे से निकाल ले जाएगा। माओं के सूपों से चांद सितारे नहीं झरते। हमारे छोटे छोटे सूपों में बने तोते जाने कहाँ उड़ गए। बाबा निराश हो गए हैं। मैं और मेरी 1000 सहेलियां अपनी छतों पर चढ़कर मानुओं के गांव के पार देखती हैं। दूर गांव से पथराई आंखें लिए कई मानुएं हमारी ओर हाथ हिलाती हैं। हम सभी एक ही दिशा में देख रही हैं, जहाँ से मेरा भैया और उसके 1000 दोस्त जीन्स, ब्रांडेड सूटकेस, चमचमाती बेल्ट, महंगे जूतों, हाथों में मोबाइल और आँखों के नीचे काले घेरों को बड़े बड़े गॉगल्स के पीछे छुपाए आएंगे और अपने सूखे पपड़ियों वाले होठों से कहेंगे, देखो कितने पैसे लाए हैं हम, बता तो और क्या लाएं? लेते आना फूल। धन्यवाद।